Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Towards Medicine. In this video we will discuss about the effect of molecular structure and environment on pKa values. So let's start it. अब इस चीज़ को हम किस तरह डिस्क्राइब करते हैं, इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं फास्फोरिक एसिड की। ठीक है, फास्फोरिक एसिड। अब फास्फोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है H3PO4। अब इसका मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर ड्रा करूँ तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो आता है फास्फेट का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और साइडों पे 3 बॉन्ड होते हैं OH के साथ। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट डिसोसिएशन जो होती है वो उसमें किसी एक OH से हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये स्टिक बिहेवियर जो इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं इनकी वजह से शो करता है। इनसे जो एक प्रोटॉन है वो रिलीज होता है, तो एक प्रोटॉन इसका यहाँ से रिलीज हो गया H पॉजिटिव। तो अब इसकी फर्स्ट डिसोसिएशन में जो इसका K वैल्यू है वो Ka1 होगी। ठीक है, अब इसकी सेकंड डिसोसिएशन भी होती है। सेकंड डिसोसिएशन में जो इसका दूसरा OH है उससे एक हाइड्रोजन जो है रिलीज होगा, तो उस केस में इसका स्ट्रक्चर पीछे जो रह जाएगा वो P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O नेगेटिव, इधर भी O नेगेटिव, इधर OH प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, अब इसकी थर्ड डिसोसिएशन होगी। ठीक है, और उसके अंदर जो तीसरा हाइड्रोजन है वो भी रिलीज हो जाएगा और इसका स्ट्रक्चर पीछे रह जाएगा P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक हो गया। तो अब इसकी सेकंड डिसोसिएशन के लिए यहाँ पे जो pK होगा वो pKa2 होगा और थर्ड के लिए होगा pKa3। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, इसलिए इसकी pKa वैल्यूज़ हैं। लेकिन ये तीनों pKa वैल्यूज़ जो हैं ये सेम नहीं होगी, ये सब की सब pKa वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी। तो इसकी जो pKa वैल्यू 1 है इसकी वैल्यू आ जाती है 2.1, pKa2 वैल्यू इसकी pKa2 इसकी वैल्यू आ जाती है 6.8 और जो pKa3 है इसकी वैल्यू आ जाती है 12.3। तो यहाँ पे नोट करने की बात क्या है कि जैसे जैसे डिसोसिएशन जो है फर्दर प्रोसीड कर रही है, जो pKa वैल्यूज़ हैं pKa वैल्यूज़, ठीक है, तो pKa वैल्यूज़ जो हैं वो इंक्रीज़ करती चली जा रही हैं। इसका मतलब क्या है? pKa वैल्यूज़ इंक्रीज़ कर रही हैं, मतलब जो सेकंड डिसोसिएशन है इसकी बाद जो एसिड है वो वीक है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट डिसोसिएशन। जो थर्ड डिसोसिएशन है उसकी निस्बत जो एसिड है वो जो फर्स्ट डिसोसिएशन की निस्बत वो वीक एसिड है थर्ड टाइम पे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है जब फर्स्ट प्रोटॉन यहाँ से रिलीज़ हुआ तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इसने इजीली एक प्रोटॉन जो है वो रिलीज़ किया और इसने स्ट्रॉन्ग एसिडिक बिहेवियर शो किया विद pKa1 वैल्यू 2.1। लेकिन क्या हुआ, जब दूसरी टाइम इससे प्रोटॉन निकलना है, दूसरा सेकंड प्रोटॉन यहाँ पे निकल रहा है, तो सेकंड प्रोटॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से निकल रहा है। ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब जो इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज दूसरे OH से प्रोटॉन के रिलीज़ को हिंडर करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। तो जब वो उसको रोकने की कोशिश करता है तो इसकी जो pKa वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड की बजाय एक एज अ वीक एसिड, कंपैरेटिवली वीक एसिड का बिहेवियर शो करता है। तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज था, उसकी वजह से इसकी pKa वैल्यू 6.8 होगी, इंक्रीज़ होगी, यानी कि ये कंपैरेटिव टू pKa1 यहाँ पे इसकी निस्बत ये वीक एसिड बन गया। अब थर्ड टाइम पे आए, जब थर्ड प्रोटॉन निकल रहे हैं तो थर्ड प्रोटॉन के बाद इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज हैं। तो अब दोनों नेगेटिव चार्ज जो हैं वो जो रिमेनिंग प्रोटॉन है उस पर इफेक्ट अपना लगाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी जो थर्ड वैल्यू है वो फर्दर इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो थर्ड वैल्यू फर्दर इंक्रीज़ होगी, मतलब थर्ड टाइम ये एज़ कम्पेयर टू सेकेंड और फर्स्ट टाइम ये मज़ीद वीक एसिड बन चुका है। ठीक है, इस तरह जो स्ट्रक्चर है वो इनकी pKa वैल्यू की जो pKa वैल्यूज़ हैं इनको अफेक्ट कर रहा होता है मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर। आगे नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है मॉलिक्यूल के ऊपर उसका डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, डिस्टेंस वाइज क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं सक्सिनिक एसिड की। ठीक है, सक्सिनिक एसिड। अब सक्सिनिक एसिड की बात करें तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला कुछ यूँ है CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, इधर भी C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। ठीक है, ये है सक्सिनिक एसिड का फार्मूला। और सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं ग्लूटारिक एसिड की। ग्लूटारिक एसिड में 3 मिथाइल ग्रुप है, CH2 आगे C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, इधर भी C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। तो अब सक्सिनिक एसिड की जो pKa1 में है, pKa1,
ठीक है। pKa1 इसकी वैल्यू है 4.21, जबकि pKa2 की वैल्यू है 5.64। जबकि ग्लूटारिक एसिड की बात कर लें तो ग्लूटारिक एसिड की pKa1 है 4.34, ये pKa1, और 5.41 है pKa2। तो अब यहाँ पे देखें तो जो सक्सिनिक एसिड है इसका फर्स्ट आयोनाइजेबल ग्रुप, यहाँ पे फर्स्ट जो OH है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। सेकंड जो ग्रुप है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इन दोनों के दरमियान जो मिथाइल ग्रुप हैं वो कितने हैं, 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो इसके सक्सिनिक एसिड के केस में जो नेगेटिव चार्ज, सपोज के पहले ये ग्रुप आयोनाइज हुआ, ठीक है। आयोनाइज होने के बाद इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, pKa1 जो है 4.21 थी, इस pKa1 के साथ ये आयोनाइज हो गया। अब नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब नेगेटिव चार्ज जो है इसने इस हाइड्रोजन की जो डिसोसिएशन है इसको प्रिवेंट करना है। तो इसका डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 2 मिथाइल ग्रुप का डिस्टेंस है। तो 2 मिथाइल ग्रुप का डिस्टेंस होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट लगाता है इस हाइड्रोजन आयन पे, जिसकी वजह से इसकी जो pKa2 वैल्यू है वो 5.64 है, यानी कि pKa2 वैल्यूज़ में ज़्यादा इंक्रीज़ आया है, ठीक है। ज़्यादा इंक्रीज़ आया मतलब जो एसिड है वो मज़ीद वीक हुआ है, ज़्यादा वीक हो गया है। अब नीचे यहाँ पे हम ग्लूटारिक एसिड की बात कर लेते हैं। तो ग्लूटारिक एसिड में फ़र्स्ट जो आयोनाइजेबल ग्रुप है वो ये पड़ा हुआ है और सेकंड आयोनाइजेबल ग्रुप ये है, ठीक है। और इनके दरमियान डिस्टेंस 3 मिथाइल ग्रुप्स के। तो अब सपोज़ कि यहाँ पे ये आयोनाइज हो गया है तो इधर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब इस नेगेटिव चार्ज का इससे डिस्टेंस जो है वो 3 मिथाइल ग्रुप का, इनके ज़्यादा डिस्टेंस है। तो इसकी जो pKa1 है वो तो 4.34 है, लेकिन pKa2 देखें वो 5.41 है, यानी कि इन दो pKa वैल्यूज़ का डिफरेंस जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू सक्सिनिक एसिड, ठीक है। तो सक्सिनिक एसिड में डिस्टेंस कम था लेकिन इफेक्ट जो है चार्ज का वो ज़्यादा हुआ, लेकिन ग्लूटारिक एसिड में डिस्टेंस ज़्यादा है, इफेक्ट कम है। यानी कि जो चार्ज का डिस्टेंस है आयोनाइजेबल ग्रुप से, वो डिस्टेंस बढ़ने के साथ चार्ज का इफेक्ट जो है कम होता है और कम डिस्टेंस पे चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो ये था जो चार्ज की वजह से, चार्ज के डिस्टेंस की वजह से इफेक्ट आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि मीडियम जो है वो किस तरह इफेक्ट करता है pK वैल्यूज़ को, ठीक है। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं एसिटिक एसिड की और एमाइन की, ठीक है। तो इसको अब लीव कर दें, ये हमारा पोर्शन हो गया। अब एसिटिक एसिड और एमाइन को हम डील करके मीडियम की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा एसिटिक एसिड है CH3COOH, ठीक है। ये इसकी अनआयोनाइज्ड फॉर्म है और आयोनाइज होके बनाता है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब होता क्या है कि वाटर, जब इसको हम प्योर वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, तो तब ये डिसोसिएट होके आयंस बना रहा है। लेकिन अब वाटर के अंदर हम कुछ ऐड कर देते हैं अल्कोहल, ठीक है। अब अल्कोहल वाटर में ऐड करने से क्या होता है कि वाटर की एबिलिटी ऑफ वाटर टू स्टेबलाइज चार्ज पार्टिकल डिक्रीजेज, ठीक है। अल्कोहल को ऐड करने से एबिलिटी टू स्टेबलाइज चार्ज्ड पार्टिकल वो कम हो जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है। यानी कि जब अल्कोहल को हम वाटर के अंदर ऐड कर देंगे तो फिर वाटर जो है CH3COO नेगेटिव फॉर्म को सपोर्ट नहीं कर पाता, ठीक है। यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है इसको वाटर डिज़ोल्व नहीं रख पाता और ये जो है दोबारा अनडिसोसिएटेड फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, सपोज़ के प्योर वाटर के अंदर 10 ग्राम डालने से 5 ग्राम जो है वो डिसोसिएटेड फॉर्म में पड़ा हुआ है। लेकिन जब अल्कोहल डालेंगे तो अल्कोहल में 10 ग्राम अल्कोहलिक वाटर के अंदर डालेंगे तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे डिसोसिएटेड फॉर्म में 1 ग्राम रह जाएगा या 2 ग्राम रह जाएगा, 1 से 2 ग्राम। तो इस केस में हुआ क्या, इस केस में क्या हुआ कि पहले ये ज़्यादा डिसोसिएट किया हुआ था, बाद में कम डिसोसिएशन हो गई। यानी कि इस केस में, फर्स्ट केस में प्योर वाटर के केस में Ka वैल्यू जो थी वो ज़्यादा थी, सेकंड केस में Ka वैल्यू जो है वो कम है। तो वाटर के अंदर को अल्कोहल डालने से इसकी डिसोसिएशन कम होगी, Ka वैल्यू कम होगी और क्या हुआ कि pKa वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होगी। एसिटिक एसिड की बात कर रहे हैं। अब एमाइन पे आ जाएं। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं एमाइन को। तो ये है RNH2 एमाइन है। अब वाटर के अंदर ये क्या करता है कि प्रोटॉन को H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके बना देता है RNH3 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये रोल प्ले कर रहा है बेस का। लेकिन अब इसी को अगर हम अल्कोहलिक वाटर के अंदर ऐड करें तो अल्कोहलिक वाटर जो है पॉजिटिव चार्ज को इस फॉर्म को स्टेबलाइज नहीं कर पाता। तो इसका मतलब क्या है कि अल्कोहलिक वाटर के अंदर
अल्कोहलिक वाटर के अंदर ये स्पीशीज जो है इसके बनने की, इसकी फॉर्मेशन का रेट जो है वो स्लो हो जाता है, यानी कि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ RnH2 की बेसिक स्ट्रेंथ जो है हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके RnH3 बनाने की वो कम हो जाती है। तो बेस के लिए हम स्पेसिफिक इसकी स्ट्रेंथ यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं Kb। तो चूँकि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रही है तो मतलब Kb जो है कम हो जाता है। तो Kb कम हो जाता है तो इसका Ka जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों? अगर एक कंपाउंड है, अगर हम कंपाउंड के बारे में कह रहे हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस होने का मतलब क्या है कि वो वेरी 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 वीक एसिड है, ठीक है, यानी कि उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी बहुत ही कम है और बेसिक प्रॉपर्टी उसकी बहुत ही ज़्यादा है। इसी तरह कि अगर एक कंपाउंड की Kb जो है यानी कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ कम हो रही हैं तो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ हो रही होंगी। एसिडिक प्रॉपर्टी कम हो रही है तो बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज़ हो रही है। तो इसकी Kb जो है कम हो रही है तो Kb के रिलेटिव इसका Ka जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होगा, ठीक है। तो इसके रिलेटिव इसका pKa जो है, फिर pKa जो है वो फर्दर डिक्रीज़ कर रहा होगा, यानी कि पहले ये एक बेस थी, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके RnH3 बना सकती थी, लेकिन जब अल्कोहलिक वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया तो इसकी ये एबिलिटी डिक्रीज़ कर गई। ये एबिलिटी डिक्रीज़ करने का मतलब है इसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हुई। बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होने का मतलब है इसका Kb डिक्रीज़ हुआ। Kb डिक्रीज़ हुआ तो इसका मतलब है इसका Ka इंक्रीज़ हुआ। Ka इंक्रीज़ हुआ तो इसका मतलब है कि इसका pKa जो है वो नेगेटिव लॉग की वजह से डिक्रीज़ कर जाएगा। तो ये बात थी एमाइन की। अब बुक पे आ जाएं तो बुक से हमने क्या क्या किया। बुक से हमने ये 2 पैराग्राफ किए हैं, एसिड स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीडियम, ठीक है। ये वाले 2 पैराग्राफ हमने कंप्लीट किए हैं, लेकिन ये जो टेबल दिए गए हैं इनको करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। थैंक यू।